नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय जब भी आते हैं कुछ विशेष लेकर आते हैं। राजस्थान सेट और यूजीसी नेट के बारे में हम आपको बता रहे थे। इनमें यूनिट 10 में एक रचना है जिसको कि हम वैसे तो एक निबंध संग्रह कह ले या फिर एक गद्यात्मक सांस्कृतिक लेख कह ले, बराबर है। ये सांस्कृतिक लेख है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें से कई प्रश्न आते हैं और इसमें खास तौर पे भूमिका में से प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इसकी भूमिका तो पूरी की पूरी पढ़ेंगे। भूमिका से क्यों प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। भूमिका से प्रश्न आते हैं कि इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी भूमिका लिखी थी। आज़ादी के बाद का ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए इसको पढ़ते हैं एक बार। संस्कृति के 4 अध्याय, लेखक आपके श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर, द्वितीय राष्ट्र कवि। भूमिका लेखक क्लियर लिख रखा जी। भूमिका लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू। राजपाल एंड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है। अब यहाँ समर्पण से इसका पुस्तक की कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे। सामाजिक संस्कृति की साकार प्रतिमा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी को इसको समर्पित की गई है। और इन्होंने एक छोटा सा छंद भी लिखा है, देखिए। हे थात आर्य, हे या अनार्य, हे याथ द्रविड़ चीन सकहूण दल, पाठान भोगल एक देह होलो लीन। कोई नहीं, यहाँ से कोई प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। प्रश्न आएगा भूमिका से। तो भूमिका, ये यहाँ से ही भूमिका इसकी शुरू होती है। प्रस्तावना भूमिका ही है। ठीक है, बड़ा ग्रंथ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, 30 सितंबर 1955 को इसकी भूमिका लिखी गई थी। लेखक अलग से खुद भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्लियर लिख रखा है कि प्रस्तावना श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। पृष्ठ संख्या 4 से 12 के लिए, और लेखक का निवेदन है। और इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। प्रस्तावना में क्या तो विशेष है और क्या अन्य अध्याय में विशेष है। पहला अध्याय जो हम देखेंगे, तो पहले अध्याय में भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है। कैसी जनता की रचना का क्या मतलब है कि जनता में क्या क्या चीज़ें बड़ी धीरे धीरे, तो वही बात है। आदमी की नस्ल पहचानने वाले शास्त्र, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता, भाषा की कसौटी भारतीय जनता, ग्रीक और जानविक विषयानुविक, ऑप्ट्रिक या आग्नेय जाति का आगमन, द्रविड़ जाति का आगमन, आर्यों का आगमन, आर्यों आदि का स्थान, ऋग्वेद का रचना काल, है ना। ये विषय वस्तु है, इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। फिर बुद्ध के पहले हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्मों को अलग अलग बताया है। मौर्योत्तर क्रांति की गंगा। अब अच्छा, दूसरा अध्याय में था ये ना, प्राचीन हिंदुत्व के से विद्रोह है। ये दूसरे अध्याय का नाम। अध्याय को नाम जरूर पता करिए आप। तीसरे अध्याय का नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। और लास्ट जो चौथा अध्याय है वो भारतीय संस्कृति और यूरोप है। कुल मिला के भारतीय संस्कृति का उत्थान पतन बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय संस्कृति को डीप से बताया गया है।
उत्थान और पतन दोनों बताया है। वर्तमान क्या दशा है ये भी बताइए, ठीक है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या थी भाई, एक तो आपके विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव को बताया है इन्होंने, जैसे तुर्क यानी मुग़लों का तो क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, अंग्रेज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, और अन्य का प्रभाव। आज़ादी के बाद में यूरोपीय संस्कृति की तरफ हम कैसे बढ़ गए, है ना। पाश्चात्य प्रभाव को क्लियर बताया है। ये बातें थी यहाँ पर। एक बार हम इसकी भूमिका पढ़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ी पुस्तक है। देखिए, नेहरू जी शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। इसमें नेहरू जी के हिसाब से, प्रधानमंत्री के हिसाब से सारी बातें हैं, और एक लेखक के लिए प्रधानमंत्री के क्या विचार होने चाहिए ये भी इसमें क्लियर है। मेरे कहते हैं प्रस्तावना वही होती है जो शुरू में परिचय के लिए लिखी जाती है। तो भूमिका इसकी लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू साहब ने ये लिखी है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि किस ग्रंथ की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ये आपका संस्कृति के 4 अध्याय है। ठीक है मेरे मित्र और साथी, दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा अपना मन भी ओतप्रोत रहा है, और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आपसे अपने आप पड़ गई है। आप जानते हैं कि भारत की खोज लिखा है एक ग्रंथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो भी सांस्कृतिक ग्रंथ ही माना गया है। और इनका जो भाषण था 15 अगस्त 1947 वाला, वो भी सांस्कृतिक ग्रंथों में शामिल किया गया है। ट्रुथ विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर-प्रतिष्ठित भेंट एक भाषण है ना। आगे देखिए, उसका तत्व या सार है, वे शक्तियाँ कौन सी है जिनसे भारत का निर्माण हुआ तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख वृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है। यह विषय अत्यंत विशाल और उसके दायरे में भारत और भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है ही कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। संस्कृति क्या है? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती है। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई है, अपने अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृत शुद्धि है। सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना, इस अर्थ में संस्कृति और कुछ ऐसी चीज़ का नाम हो जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू
भी होते हैं, इससे में कोई संदेह नहीं है कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। यहाँ पर संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताया है नेहरू जी ने। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते, यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलन का असर पड़ा है। भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है, जैसा कि दिनकर ने भी देखकर दिखलाया है, कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामाजिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। एक ओर तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचा, और दूसरी ओर इस संस्कृति पर बहुत ही गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए हैं। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले, फिर समुद्र की राह से पश्चिम की ओर से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई है। यानी विदेशी जो आगमन है उससे प्रभावित हमारी संस्कृति है, ये नेहरू जी बता रहे हैं। और बिल्कुल है, विदेशी आक्रमण से प्रभाव है। देखिए आगे, इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता है। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रहेगी। लेकिन बाद में आकर गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमज़ोर पड़ गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देख रहे हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह है जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ा रही है। इसी समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी कितनी बलिष्ठ शक्तियां हैं जो राजनीति ही नहीं, सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती है, जो मनुष्य के बीच भेदभाव बढ़ा देती है। ये क्या है? थोड़ा सा दो शक्तियों के बारे में बताया गया है। एक अमेरिका की शक्ति थी, थोड़ा एक रूस की शक्ति थी। दो तो शक्तियाँ वो है, और बाद में जो चर्चा की गई है कि हम भी ऐसे जूझ रहे हैं, वो हमारी विभाजन की जो बात थी ना, उससे रिलेटेड बातें थी यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतएव आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है। उसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते, किंतु वे हमारे काम नहीं आए। उनमें से कुछ भी तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते। बाकी लोग हार मान बैठे हैं। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं। वे जानते ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा। बहुत से मनीषी मार्क्सवाद और उसकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हुए। इससे कोई संदेह नहीं है कि मार्क्सवाद, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर की तरफ इशारा है इनका, वो कहना नहीं चाह रहे हैं बाबा साहब की ओर, क्योंकि मार्क्सवाद से आकर्षित हुए थे और उनके बारे में क्या सोच है इनकी, ये भी देख लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्क्सवाद ने ऐसी ऐतिहासिक विकास विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और उन्हें समझने से काम
में हमारी सहायता की, लेकिन आखिर को वह संकीर्ण मतवाद बन गया और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी हो महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वह भी नाकामयाब है। यह मानना तो ठीक है कि आर्थिक उन्नति जीवन की प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन ज़िंदगी वही तक ख़त्म नहीं होती, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज़ है। इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं, एक तो सातत्य का सिद्धांत और दूसरा परिवर्तन का। दोनों सिद्धांतों पर परस्पर विरोध से लगते हैं, परंतु विरोधी है नहीं। सातत्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है, उसी प्रकार परिवर्तन के भीतर भी सातत्य का कुछ अंश लिए रहता है। असल में बात यह है कि यहाँ वो जो लोग मार्क्सवाद की ओर झुके हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मार्क्सवाद हल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी मार्क्सवाद की ओर थे, लेकिन मार्क्सवाद को उन्होंने बिल्कुल समाधान नहीं माना। नेहरू जी की बात जो यहाँ पर है वो समर्थन इस बात का करते थे कि मार्क्सवाद संपूर्ण हल नहीं है, क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत जड़ तक है। मार्क्सवाद की समस्या कितनी थी कि वो आर्थिक तौर पर चलते थे वहाँ के लोग, सामाजिक जान कितनी तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जिन्हें हिंसक क्रांतियों या भूकंप के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भशास्त्री यह जानता है कि धरती के सतह पर जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है। भूकंप से होने वाले परिवर्तन उनकी तुलना में अत्यंत तुच्छ समझे जाते हैं। इसी तरह क्रांतियाँ भी धीरे धीरे होने वाली परिवर्तन और सूक्ष्म रूपांतरण की बहुत लंबी पंक्तियाँ प्रक्रिया की बाहरी प्रमाण मात्र होती है। इसी दृष्टि से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरा के आवरण में लगातार चलता है। बाहर से अचल दिखने वाली परंपरा भी यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन गई है तो धीरे धीरे वह भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जड़ता भी परिवर्तित कभी कभी हो जाती है, कहने जा रहे हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसे समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखाई नहीं देती। इस परिवर्तन का बाहरी रूप प्राय निष्पन्दित ही दिखाई देता है। जातियाँ अब अगति की अवस्था में रहती है, उनकी शक्तियाँ दिनों दिन छीनती जाती है, उनकी कमजोरी बढ़ती जाती है। परिणाम यह है कि उनकी रचनात्मक और कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है तथा अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि से गुलाम भी हो जाती है। संभावना यह है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले भारतवासियों खासकर द्रविड़ों से मिलन से उत्पन्न हुए। इस मिलन या मिश्रण समन्वय से बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृति करती है। संस्कृति और प्राचीन पहलवी ये दोनों भाषाएं एक ही माँ के मध्य एशिया में जन्मी थी, किंतु भारत में आकर संस्कृत ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई। मतलब संस्कृत और पहलवी एक साथ हुई थी यहाँ पैदा, है ना। यह संस्कृत के विकास की उत्तर और दक्षिण दोनों में योगदान दिया। सच तो यह है कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का अंशदान अत्यंत प्रमुख रहा। संस्कृत के हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनती, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता की भी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही, फिर भी सारे भारतवर्ष पर अपना प्रभाव डालती ही आई। कुछ दूसरे प्रभाव की भारत पहुँचे और उनमें विचारों की अभिव्यक्ति को नई दिशाएं प्राप्त थी।
देखिए क्या कुछ दूसरे प्रभाव भी भारत पहुँचे और उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों को नई दिशाएं प्राप्त हुई। कहने का अर्थ है कि संस्कृत का जो विकास था उसमें प्राचीनता से ही चला आ रहा था और द्रविड़ भाषाएं जो थी वो संस्कृत की समकालीन भाषाएं नहीं कही जाती, उसके बाद की भाषाएं कही जाती। इसलिए जो दक्षिण क्षेत्र था भारत का वो हिंदी के विकास में इतना योगदान नहीं देता जितने संस्कृत के विकास में योगदान देता है। ये नेहरू जी भी मानते हैं और भाषा विज्ञान को आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल जाहिर हो जाएगा आपको। देखिए आगे देखते क्या है। काफ़ी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत की को जो रूप दिया उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महाकाल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। कई सहस्त्राब्दियों के भीतर बाहर के लोगों ने के बड़े बड़े झुंड भारत आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जबकि भारत के लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हों। ठीक इसके विपरीत एशिया और यूरोप के आर पार मनुष्यों के पार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। कहने का मतलब है कि भारत में कम जातियाँ आती थी और यूरोप में बहुत आते जाते रहते थे लोग बाग। भारत में जो आए थे सबसे पहले आर्य आए थे, आर्य जो आज के ब्राह्मण कहे जाते हैं। ठीक है, एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहाँ बहुत बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या बहुत बनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों के आगमन के बाद बाहरी लोगों के आगमन हुए और उनके दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा, किंतु उससे यहाँ के बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे परिवर्तन भारत में हुए। सिथियंस और हूण लोग, उनके बाद भारत आने वाली कुछ अन्य जातियों के हम भी प्राचीन भारतवासियों की संतान हैं। बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देशों से भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप से घिरी रहती है। हमारे भीतर कुछ ऐसी रिवाज का चलन हो गया जिन्होंने बाहर के लोगों न तो जानते हैं और न समझ ही पाते हैं। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के विचित्र प्रभाव के उदाहरण हैं। किसी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज़ है तथा दूसरों के साथ खाने पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी को क्या उज्र होना चाहिए, ये बात को लेकर हमारी संस्कृति संकुचित हो गई। आज भी भारतवासियों को दूसरे लोगों से खुलकर मिलने में कठिनाई महसूस होती है। यही नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर से आते तब वहाँ भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अलग रहना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग इन सारी बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और हम यह समझ ही नहीं पाते कि इन बातों से दूसरे देश वालों को कितना आश्चर्य होता होगा, उसकी संभावना को कैसी ठेस पहुंचती होगी। देखिए ये नेहरू जी के अपने विचार हैं। अब आप जानिए कि आज के हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है, अंगूठा छाप प्रधानमंत्री नेहरू जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। नेहरू जी के विचार आप देखिए एक बार। मैं नेहरू जी की या कांग्रेस की कभी भी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेहरू जी के विचार आप देखिए। कितने पढ़े लिखे आदमी थे। भाई पढ़े लिखा आदमी रहेगा तो अपने देश को उसी हिसाब से चलाएगा। जब देश हमारा बिल्कुल अपंग था, देश में कोई भी सामर्थ्य नहीं था, तब हमारे छोटी बात नहीं है। और आपको अगर ऐसे देश सौंप दिया जाता तो आप उसे बेचकर खा जाते या गुलाम बना देते, ये पक्का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों की बुराई करने से पहले अपने आप में झांक कर देखिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं।
जब आपको आता ऐसे अनार नहीं है और आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में किताब लिखने वाले लोगों से टक्कर लेने की, तो कैसे हो सकता है। नेहरू जी ने इंग्लिश में, अंग्रेजी में बहुत किताबें लिखी है, जिस समय पे हमारे यहाँ पर लोग बागों को पढ़ना नसीब नहीं होता था। अगर आप नेहरू जी की कल्पना कर रहे हैं, टक्कर लेने की कल्पना कर रहे हैं, तो और व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उनसे करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करिए, गांधी जी से करिए, डॉक्टर अंबेडकर जी से करिए, और उस समय के लोगों से करिए कि नेहरू जी और इन लोगों में ये भेद था और ये नेहरू जी उनसे कम करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना जब आप नेहरू जी से करेंगे, तब आप पाएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू जी को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन नेहरू जी भी कम विद्वान और कम पढ़े लिखे नहीं थे। अब देखिए, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी, और एक और तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णुता, एक और तो सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया। दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचरण अत्यंत संकीर्ण होते गए। यह विभक्त व्यक्तित्व और सिद्धांत का आचरण का विरोध आज तक हमारे साथ है, और जो भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात यह है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता और आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को हम यह कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिलते हैं। लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान एवं हमारे आचरण में भारी विरोध है। जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व विभक्त रह जाएगा। ध्यान रखिए, ये विचार अपने हैं, तो ये विचार जो है, ये जहाँ तक हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से एकत्व जो दिलाते हैं नेहरू जी का, वो दिलाते हैं। तो उस समय को मजबूर थे, बस ये कह सकते हैं। विचार उनके भी सही थे। जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का यह विरोध उतना उग्र दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती गई। आज जो हम आणविक युग के दरवाजे पर खड़े हैं, आणविक अणु, या ये कह सकते हैं कि विज्ञान के जो परमाणु की शक्तियाँ हैं, उनके दरवाजे की बात है। इस युग की परिस्थितियाँ इतनी प्रबल हो गई है कि अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा, और इस काम को हम कहीं असफल हो गए तो असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी, और हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक अभिमान करते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि हमें परमाणु परीक्षण करने पड़ेंगे, ये यहाँ कह रहे हैं, और परमाणु परीक्षण अगर नहीं हुआ तो हमें अपनी नज़रों में गिरना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी राजनीति और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे ही हमें भारत के इस आध्यात्मिक संकट का भी सामना करना चाहिए। भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेज़ी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनमें सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अन्याय न तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में समन्वय रह सकता है और न राष्ट्रीय जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक परिवर्तन हो तो, किंतु ये हम मान कर बैठे रह जाएं कि सामाजिक क्षेत्र में हमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन नहीं करने से हमें पर जो बोझ पड़ता है, हमें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे हम टूट जाएंगे। ईसा के जन्म के बाद पहली शताब्दी और उसके पहले भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वह उस तस्वीर से भिन्न है जो भारत के बाद मिलती है। उन दिनों भारतवासी बड़े मस्त और बड़े साहसी और बड़े
साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत साहस से युक्त थे। अपना संदेश वे विदेशियों को दूर दूर तक ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र तो उन्हें ऊंची ऊंची चोटियों पर अपने कदम रखे और आकाश को चीर डाला। उन्होंने अत्यंत गौरवमयी भाषा की रचना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कार्यत्री प्रभावी प्रतिभा का परिचय दिया। उन दिनों भारत जीवन घेरों में बंद नहीं था और न तत्कालीन समाज में ही जड़ता या गतिहीनता की कोई बात थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहर ले रहा था। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और वहां उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण के ही बौद्ध मत का संदेह लेकर बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। इसी साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति से उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे। वे परस्पर एक दूसरे का पोषण भी करते थे। इसके बाद पिछली शताब्दियों का समय आता है जब पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भाषा की कृत्रिमता, स्थापित की सजावट की भरमार और परिवर्तनशीलता के प्रभाव है। यहाँ आकर पुराने विचारों की आवृत्ति बन जाते हैं और कार्यकारी शक्ति दिनों दिन क्षीण होने लगती है। शरीर और मन दोनों ही साहसिकता से हम भय खाने लगते हैं तथा जाति प्रथा का और भी विकास हो जाता है तथा समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो जाते हैं। पहले की तरह बातें हम भी ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से भिन्न हो जाता है। हमारे आचरण की तुलना हमारे विचार और उद्गार से इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। बातें तो हम शांति और अहिंसा की करते हैं, मगर काम कुछ और है। सिद्धांत तो हमारे सहिष्णुता का बघारते हैं, लेकिन भाव ये होता है कि सब लोग वैसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं, और जब भी कोई हमसे भिन्न प्रकार से सोचता है तब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा सकते। घोषणा तो हमारी ये है कि स्थिति प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है, लेकिन काम हमारे बहुत नीचे के धरातल पर चलते हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता हमें व्यक्ति और समाज दोनों ही रूपों में नीचे ले जाती है। जब पश्चिम के लोग समुद्र के पार यहाँ आए तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर फिर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे देश में प्रतिष्ठित हो गई। नए नए भावों और नए विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेजी बुद्धिजीवियों की तरह सोचने की आदत डालने लगे। यह मानसिक आंदोलन बाहर की ओर वातायन खोलने का बहुत भाव अपने ढंग पर अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे, मगर इससे एक दोष भी निकला कि हमारे बुद्धिजीवियों से विच्छिन्न हो गए, क्योंकि जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित और परंपरा में भारत की चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी वह टूट गई। फिर भी जो कुछ लोग उससे इस ढंग से चिपक रहे थे जिससे न तो प्रगति थी और न रचना की नई उद्भावना और पूर्ण रूप से नई परिस्थितियों से असंबंधित थी। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है ये भूमिका हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आगे हमें इस ग्रंथ को पढ़ना है। पाश्चात्य विचारों में भारत का जो विश्वास जगा अब तो वह हिल रहा है। नतीजा ये है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन, और न बिना यह जाने हुए
बढ़ते जा रहे हैं कि किधर को कहाँ जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास न कोई मानदंड है न कोई दूसरी चीज़ जिससे वह चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। यह खतरे की स्थिति अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं हुआ तो इससे भयानक परिणाम निकल सकते हैं। इससे भयानक परिणाम हो सकते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभव यह है कि यह उसी स्थिति का अनिवार्य परिणाम हो, लेकिन आणविक युग में किसी भी देश को अपना सुधार करने के लिए ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे और इस युग को मौका चूकने का अर्थ सर्वनाश भी हो सकता है। ये संभव है कि संसार में बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही है, उन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन इतना तो हम समझना ही चाहिए कि भारत क्या है और कैसे राष्ट्र ने अपने सामाजिक और व्यक्तित्व का विकास किया है। उससे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं कौन से हैं और उसके सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और सारे विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत जो कुछ भी है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को समझ नहीं पाते तो फिर यह भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे और यदि हम भारत को नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे और हम देश की कोई ऐसी सेवा नहीं कर सकेंगे जो प्रभावपूर्ण और ठोस हो। मेरा विचार ये है कि दिनकर की पुस्तक इस बात को समझाने में एक हद तक सहायक होगी, इसीलिए उनकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे पढ़कर अनेक लोग लाभान्वित होंगे। 30 सितंबर 1955 में नई दिल्ली में लिखी गई थी भूमिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाणी थी। आपको पुनः याद दिला दूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये ग्रंथ कितना प्रसिद्ध हुआ होगा आप जानते हैं। 730 के आसपास इसमें पृष्ठ है। देखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार इसका सारांश पढ़ा जाए या इसको पूरी तरह पढ़ा जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं। लेखक का निवेदन हम अगले भाग में पढ़ेंगे, वो भी भूमिका का हिस्सा हम कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने ये भूमिका पढ़ी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाषा, विचार और हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ है या हमारे इतिहास के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो बताती है। नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रति, और तत्कालीन जो परिस्थिति थी उनके प्रति वो क्या सोचते थे, लेखकों के प्रति वो क्या सोचते थे, किस प्रकार की रचना करनी चाहिए, किस प्रकार की संस्कृति है हमारी, संस्कृति के प्रति खास तौर पे उनका दृष्टिकोण जो था वो क्या था। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर लेते हैं विराम। अगले सत्र में हम इसका जो लेखक की और जो विचार है वो जानेंगे और उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि जानते हुए हम इसे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।